स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हेल्पर इन स्टडी। तो आज मैं आपके लिए साइंस क्लास 7 के चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो एक जूलॉजी या बायोलॉजी आप जो भी बोल सकते हो, उसका मैं चैप्टर का रिवीजन लेकर आ गया हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इसमें मेन टॉपिक को कवर करेंगे, पूरा हम स्टार्टिंग टू एंड नहीं जाएंगे। यहाँ पे मेन क्या है वो हम समझेंगे, मेन पार्ट समझेंगे ताकि आपको हेल्पफुल हो सके। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब ये होता है कि प्लांट को क्या न्यूट्रिशन मिलती है, कैसे मिलती है, और उसको अपने प्लांट से फ्लावर या फूड प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया गया है, तो यहाँ से पढ़ लेते थोड़ा। फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यू ऑल्सो लर्नड दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutritions. तो यहाँ पे आपको कुछ components of food दिए गए हैं जिनको आप न्यूट्रिशन कहते हैं। All living organisms require food, plant and synthesis food for themselves, but animal including humans cannot. यहाँ पे हम सब बात कर रहे हैं प्लांट और एनिमल की। यहाँ पे हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ह्यूमन के रिलेटेड नहीं होगा, तो आप इसका आंसर ह्यूमन में नहीं लिख सकते। सपोज़ आपसे पूछा गया सनलाइट के बारे में कि प्लांट सनलाइट कैसे लेता है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। उससे आप ये नहीं लिख सकते कि फॉर ह्यूमन बॉडी सनलाइट इज़ बेस्ट फॉर विटामिन डी। तो आपका ये आंसर रॉन्ग हो सकता है ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ह्यूमन कैन नॉट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस लेसन में आपका आंसर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो न्यूट्रिशन नीड होता है खुद के फूड बनाने के लिए, और खुद का फूड कौन बनाता है? केवल वन प्लांट। अब ह्यूमन बोलते हैं कि सर मैं भी तो खाना बनाता हूँ घर पर, तो वो हम सेकेंडरी, मतलब हम किसी से लेकर, जैसे कि आप अगर कोई सब्जी बना रहे हो तो आप प्लांट से पहले उसका फ्रूट लेते हो, प्लांट से उसका फ्रूट लेकर आप उसको अपने घर पर कुक करते हो, तो वो आपका सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट है वो खुद से अपना सेल्फ फूड प्रिपेयर करता है बाय द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली सनलाइट। तो यहाँ पे उसको प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉपिक करते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। यहाँ पे सेल्फ ड्रॉप्स नरिशमेंट न्यूट्रिशन, जो मतलब सेल्फ मतलब खुद से अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए, उसको आप ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और ऑटोट्रॉपिक का सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल होता है, वो होता है प्लांट। यहाँ तक कि ट्रीज़ को भी इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ प्लांट होते हैं। देयर फॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप, और इसको इसीलिए से प्लांट को ही ऑटोट्रॉप कहा जाता है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप में आप एग्जांपल डाल सकते हो एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ये सब डिपेंडेंट होते हैं। इसका आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, ह्यूमन एंड एनिमल आर डिपेंड ऑन प्लांट। ह्यूमन भी प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं और एनिमल भी प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इमेजिन कर लो, गॉट एंड काउ जो होते हैं प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उसके वो पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं। और वी एज ए ह्यूमन बींग्स हम लोग प्लांट के ऊपर क्यों डिपेंड होते हैं? उनके वेजिस के लिए। जैसे आपने एक टोमेटो का ट्री लगाया, टोमेटो का प्लांट लगाया, तो उसमें से आपको टोमेटो मिलेगा, यानी कि टमाटर मिलेगा, तो हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, और ये हर साल पूछा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसका मैक्सिमम होता है 3 मार्क्स। तो अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करिएगा। इसको मैं पूरा रीड कर देता हूँ। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। और यहाँ पे जो बात की गई सिर्फ प्लांट के बारे में, और वो अपना फूड कैसे बनाता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल इंक्लूडिंग सनलाइट यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन उसको सनलाइट का भी ज़रूरत होता है। और यहाँ पे सिर्फ एक
प्लांट ही जो है अपना फूड खुद से तैयार करता है। यहाँ पे दिया गया प्लांट्स आर दैट ओनली ऑर्गेनिज्म, ओनली मतलब सिर्फ वही, उसके अलावा कोई नहीं, दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। और वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, किसके हेल्प से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स के द्वारा। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और रॉ मटेरियल उनको जो अपना फूड बनाने के लिए जो भी मटेरियल की नीड होती है वो उनके आसपास ऑलवेज प्रेजेंट ही होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यूट्रिशंस इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और यहाँ पे बताया गया है कि द न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग, मतलब वो जो रहते नहीं हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइज्म को बिल्ड करने के लिए, उनके बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए और डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए वो हमेशा एनर्जी कैरी करते हैं। किससे? जिस प्रोसेस को न्यूट्रिशन से, और उसको आप एक प्रोसेस के ज़रिए समझ सकते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स। ये जो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन होता है ये आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। टीनी पोर्स मतलब आप एक प्लांट के लीफ को देखे होगे तो उसको जब आप माइक्रोस्कोपिक देखोगे तो उसके जब यहाँ पे जो ऐसा ऐसा लाइन रहता है उसके बीच में आपको एक टीनी मतलब एक छोटा सा पोर्स, मतलब एक स्टोमक जैसे एक होल टाइप का होता है जहाँ पे जो प्लांट के न्यूट्रिशन होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। These pores are surrounding by guard cell, मतलब लीफ का जो गार्ड सेल होता है, आपको गार्ड सेल तो मालूम होगा, ये लीफ है। इमेजिन देखो यहाँ पे मैं एक लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ तो आप समझ सकोगे अच्छे से। जैसे यहाँ पे एक लीफ का मैं थोड़ा बना रहा हूँ, अच्छे से नहीं बन पा रहा मैं। उसका जो गार्ड सेल होता है, मतलब उसका जो आउटर जो उसको प्लांट के लीफ को कवर करता है, मतलब सेफ रखता है, वहाँ से वहाँ पे वो कवर रहता है, सराउंडेड रहता है, उसके सराउंडेड मतलब चारों तरफ रहता है, वहाँ पे न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, और उसके कुछ पोर्स, सारे पोर्स को नहीं, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, मतलब कुछ को स्टोमाटा कहा जाता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स which run like pipes throughout the root and the stem and branches and the leaves. They forms a continuous path of passage for their nutrition to reach the leaf. अब यहाँ पे बात हो रही है वाटर और मिनरल की। वाटर और मिनरल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं लीफ को, क्यों? ताकि वो वेसल में रन हो सके। वेसल्स मतलब समझते हैं जैसे ह्यूमन से वेन्स होते हैं यानी नस होते हैं, उसी तरह प्लांट्स में वेसल्स होते हैं जहाँ पे फूड बनाने के लिए वाटर और मिनरल को रूट के ज़रिए एक पाइप के द्वारा पहुँचाया जाता है वेसल्स में। जब अगर एक सपोज़ यहाँ पे एक ट्री है या प्लांट इमेजिन कर लो, उसके रूट में आप पानी डालो, क्योंकि यहाँ पे तो आप पानी कभी डालते नहीं हो, यहाँ पे तो सनलाइट पड़ता है। जब भी आप पानी डालते हो तो पानी कहाँ डालते हो? आप इसके रूट में डालते हो, और रूट से ऊपर जाने के लिए जो वेसल्स अवेलेबल होती है उसके थ्रू वाटर और मिनरल जाती है। मिनरल कहाँ से मिलता है? सॉइल से। रूट जब ज़मीन में होता है तो उसमें मिनरल्स मिलती है, और मिनरल्स वेसल्स के ज़रिए, ये जो रेड रेड डॉट मैंने बनाए हैं वो वेसल्स के ज़रिए यहाँ पे आता है, और प्लांट को जहाँ पे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे मिनरल्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो जाकर एडजस्ट कर लेता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रिशन टू रीच द लीफ, और ये कंटिन्यूस पाथ पासेज करते रहते हैं कहाँ तक? लीफ तक। जब तक कि एनर्जी यानी कि वाटर और मिनरल लीफ तक ना पहुँच जाए तब तक ये कंटिन्यू प्रोसेस में रहता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इसी को वेसल्स कहते हैं। और ये आपने यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन क्लास 7, मतलब क्लास 7 में इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। आगे के टॉपिक को लेते हैं।
all organisms it produce during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। और अगर किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उसका एग्जिस्ट करना हमारे अर्थ पर बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है डायग्राम के ज़रिए कि कहाँ पे आपको क्लोरोफिल मिल रहा है। और जैसा कि बताया था रूट से वाटर और मिनरल चाहते हैं और प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, यहाँ पे आप ध्यान रखना। और कार्बन डाइऑक्साइड गेन करता है, मतलब वो एब्जॉर्ब करता है। ये आपको ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि विच गैस इज़ रिलीज बाय ट्री या प्लांट, तो आपको क्या लिखना है ऑक्सीजन। एंड विच गैस ऑब्जर्व, तो वहाँ पे आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में से कोई भी एक MCQ फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स पे आ सकता है, तो आपको केयरफुल रहना। और यहाँ पे क्लोरोफिल का फॉर्मूला दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज कॉल्ड क्लोरोफिल। मतलब जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है तब जाके वो क्लोरोफिल बनाता है। अब क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये है लीफ। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे लीफ को तो आपको लीफ कुछ इस टाइप का दिखेगा। लीफ के यहाँ पे स्टोमाटा है ये, और ये उसका गार्ड सेल है। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है वो भी आप इसमें देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द occurrence ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जब ऑक्सीजन को रिलीज़ करने का प्रोसेस चलता है और उस टाइम पे स्टार्च प्रेजेंट होता है और ये क्यूरेट करता है फोटोसिंथेसिस को, मतलब ये इंडिकेट करता है एक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब एक फोटोसिंथेसिस उसमें अवेलेबल है। और स्टार्च को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च वर्ड जहाँ पे आपको पूछा जाए वहाँ पे समझ लेना कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा ही। और यहाँ पे आपको इसका प्रैक्टिस करके जाना है इस डायग्राम का। या मे भी आपको ये डायग्राम भले पूछें या ना पूछें, लेकिन आपको ये डायग्राम श्योर है कि आपको 1 या 2 मार्क्स में आपको पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द स्टोमाटा ओपनिंग डायग्राम। तो आपको ये याद रखना है और इसके बारे में आपको डेफिनेशन नहीं आएगा, सिर्फ आपको ये डायग्राम बनाने आएगा। आगे बढ़ते हैं। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। आपको आयोडीन टेस्ट अगर करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आयोडीन टेस्ट के लिए एक आपको ताज़ा लीफ पेड़ से तोड़ना होगा। उसको यहाँ पे आपको अच्छे से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपने लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में भी किया होगा। Record your results now. Leave of the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record your observation on your notebook. The leaves other than green also have chlorophyll, the large amount of red, brown and other pigment mask the green color photosynthesis take places in these leaves. आपको अगर किसी का आयोडीन टेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक पेड़ में से किसी भी एक ट्री के लीफ को तोड़ लेना है और उसको 2-3 दिन तक आपको सनलाइट में छोड़ देना है। उसके बाद फिर उसको आपके ऑब्जर्वेशन बुक में लिखना है और उसको आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आधी बात बताई गई है, लेकिन यहाँ पे आपको आयोडीन टेस्ट करने के लिए सबसे पहले उसको प्लांट को तोड़ के सुखाना है, उसके पत्ते को। उसके बाद फिर आपको अल्कोहल में उसको डीप करना है, उसके बाद उसको निकालना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब करना है। अगर उसका कलर यहाँ पे क्या बताया इसको कि अगर आपको उसका कलर जो ग्रीन रह जाता है तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और अगर वो अदर कलर में चेंज हो जाता है रेड, ब्राउन या अदर पिगमेंट मास्क, मतलब अदर कलर आता है, ग्रीन कलर नहीं आता है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस उसका जगह ले लेता है। बस इस टॉपिक में इतना ही था और आगे बढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट।
ये टॉपिक आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो हम अभी इस टॉपिक को मिस करेंगे, मतलब स्किप करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम के रिलेटेड रिवीजन कर रहे हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनाइज्ड इन द सॉइल। ये आपका इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ पे सॉइल में से कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। You learn that plants absorb minerals and nutrition from the soil. आपने एब्जॉर्ब किया होगा कि प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन होता है वो सॉइल से लेता है। और आगे बढ़ते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप इन डिक्लाइनिंग। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एट्सेट्रा। और सॉइल में जो जो आपको न्यूट्रिशन मिल जाती है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बाद, फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको सॉइल से वो क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एट्सेट्रा। आगे की क्लास में आप जाओगे तो ये केमिस्ट्री में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नाइट्रोजन क्या होता है, पोटेशियम, फास्फोरस सबका यूज़ क्या होता है। अभी के लिए बस आपको इतना जानना है कि सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है एक प्लांट के लिए। These nutrition need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrition requirement of plant. अगर हमें प्लांट के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है उसके ज़रूरत के हिसाब से, तो हमारे सॉइल में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हमारे सॉइल में, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि मिट्टी अलग टाइप की होती, कहीं पे गीली मिट्टी होती है, कहीं सूखी मिट्टी होती है, तो वहाँ पे कुछ न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो जिसके लिए फर्टिलाइज़र और मैन्योर का यूज़ किया जाता है। आपको इसका यूज़ तो मैंने बता दिया। ये होते क्या, फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र मतलब होता है कि उपज को कैसे बढ़ाना। तो उपज को बढ़ाने के लिए जो खाद बीज अगर यूज़ करते हैं तो उसको फर्टिलाइज़र कहा जाता है। और मैन्योर जो होता है जो ऑर्गेनिक टाइप के बनाए जाते हैं, जैसे गोबर डालना एट्सेट्रा, या फिर जो प्लांट कभी आपने गांव में देखा होगा तो पहले अगर वहाँ पे राइस की प्लांटिंग की जाती है, जब राइस की खेती की जाती है तो उसके पहले एक चीज़ को लगाया जाता है जिसको गांव में मोरी कहते हैं। अगर वो नहीं अच्छे से उग पाता है तो पुराने साल जो पिछले साल के बचे हुए खाद होते हैं, खाद कैसे बनते हैं, जो पिछले साल या उसके पहले के फार्मिंग में जो प्लांट सड़ जाते हैं उसको उसके साइड में डाल दिया जाता है, ताकि उसका जो एनर्जी होता है वो उसमें जा पाए। इसलिए मैन्योर उसका नाम है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक टाइप का होता है। मैन्योर इज़ ऑर्गेनिक एंड फर्टिलाइज़र इज़ इनऑर्गेनिक। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको वैसे आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे कि फर्टिलाइज़र जो होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इनऑर्गेनिक। और मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। यहाँ पे आज रेड कलर चल नहीं रहा है। मैन्योर जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक। तो आपको ये याद रखना है, इसका उल्टा पुल्टा करोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है ट्रू फॉल्स में फर्टिलाइज़र इज़ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, मतलब दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है। अगर आप फर्टिलाइज़र इज़ इनऑर्गेनिक में आपने ट्रू लिखा है तो आपका आंसर सही है, और अगर आप फॉल्स लिखते हो तो रॉन्ग हो जाता है। या अगर कभी डिफ्रेंशिएट भी आ जाता है, वैसे तो बहुत कम चांस होता है, ये आपको फाइनल टर्म में पूछा जा सकता है, डिफाइन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो अगर आप इसमें भी एक पॉइंट भी मिस करते हो तो आपका ये पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब lots of nitrogen and soil becomes deficient in nitrogen। और यूजुअली क्रॉप जो होते हैं, क्रॉप जैसे कि प्लांट क्रॉप मतलब प्लांट की खेती जब करते हैं तो उसमें मोर देन नाइट्रोजन का यूज़ होता है। प्लांट अपने आप ही ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण जो सॉइल होती है वहाँ की डिफरेंशिएट हो जाती है, मतलब वहाँ पे कमज़ोर हो जाती है सॉइल, दोबारा उपज के लायक भी बनती है और कभी कभी नहीं बनती है। नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट कैन नॉट यूज़ इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। बट जो और इसके कारण जब वो अगर ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा तो ऑक्सीजन के साथ साथ उसका जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस है वो भी रिलीज़ हो जाएगा, जिसके कारण
नाइट्रोजन जो है एयर में मिक्स हो जाता है, गैस अवेलेबल होता है एयर में, लेकिन वो प्लांट उसका यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है जो एक वो ले सकता है, उसके अलावा वो और कोई गैस को इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो हर चीज़ को रूट के ज़रिए ही लेता है। आगे बढ़ते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, और उनको जो सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन की नीड होती है। और सॉल्यूबल का मतलब तो सब अपने क्लास में पढ़ ही लिए होंगे, और अगर जिनको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, सॉल्यूबल का मतलब होता है धूलिए। धूलिए मतलब सूखी मिट्टी, ये सूखा कह सकते हैं आप। और उनको नाइट्रोजन जो होता है वो सूखे फॉर्म में चाहिए होता है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, और वहाँ पे जो बैक्टीरिया अवेलेबल होता है उसको कहा जाता है राइजोबियम। ये सारे पॉइंट आपको क्लास में तो पढ़ा दिए गए होंगे, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फ्रॉम, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है और वो यूजुअल बन जाता है, लेकिन राइजोबियम जो होता है वो कभी अपना फूड खुद से नहीं बनाता है। इसीलिए अगर पूछा जाए राइजोबियम विल मेक हिज फूड बाय ओन, तो आपको वहाँ पे फॉल्स लिखना है। So it often lives in the roots of grams, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen। और ये जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट ऑफ ग्राम्स। ग्राम्स यानी चना, मटर, मूंग जो होता है जिसका आप दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, बीन्स यानी कि बीन्स जिसको कहते हैं फरस बीन, जिसको कहते हैं लंबी लंबी ग्रीन ग्रीन होती है, इस टाइप की कुछ होती है जिसके अंदर कुछ सीड्स अवेलेबल होते हैं, उसको बीन्स कहा जाता है। बीन्स एंड अदर लिगम्स, लिगम्स मतलब दानिये फल, जिसके अंदर दाना हो या खुद वो ग्रेन्स के फॉर्म में, उसको लिगम्स कहते हैं। एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन को, और ये कैसे बनता है सॉरी, ये क्या प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन, और अपने साथ साथ ये नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू लिव बैक्टीरिया, और ये इन सारे प्लांट में क्या होते हैं, ये फूड के साथ साथ शेल्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। तभी आप देखते होंगे कभी कि गांव में आप जाते हो तो बीन्स के खेत में आपको कीड़े बहुत सारे मिल जाएंगे, या फिर कहीं पे चना एट्सेट्रा का जहाँ पे खेती होता है, चना या दाल राइस वगैरह का, वहाँ पे आप टाइम टाइम पे देखोगे तो दवा छीटी जाती है ताकि उनमें कीड़े ना लगें। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब ये बायोटिक रिलेशन है, ये नेचुरली है, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है। दिस एसोसिएशन इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, और ये जो होता है ये अच्छा होता है फार्मर के लिए, मतलब इसका फार्मर्स कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइज़र वेयर लुगमिनीस, और इसका वो यूज़ करते हैं, इसका फर्टिलाइज़र भी बनाकर वो यूज़ करते हैं अपने खेती करने के। यहाँ पे आपको दिया गया है, आप इस पॉइंट को अच्छे से एक बार पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स आर ग्रो मोस्ट ऑफ द पल्सेस यानी कि दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लिग्मिनियस प्लांट, और ये जो होता है लिग्मिनियस प्लांट को ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आई होप आपको समझ आया होगा। जहाँ पे आपको समझ नहीं आया वहाँ उस टॉपिक को आप कमेंट करें। और यहाँ पे इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो मतलब एक ये जो था वो ख़त्म हो चुका है इनडायरेक्टली। आगे बढ़ सकते हैं, मैं आप कहो तो मैं थोड़ा आपको ये पढ़ा देता हूँ, क्या है स्पैरोट्रॉपिक क्या होता है, मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, और आपने कुछ पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक्स और स्पैरोट्रॉपिक। दे derive nutrients from the organism. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on the plant and other animals for food. Can we say that the in
insectivorous plants are partial heterotrophs. स्पेरोट्रॉपिक्स और पैरासाइटिक्स जो होते हैं ओनली अ फ्यू प्लांट्स, मतलब वो कुछ ही प्लांट हैं, उनके यहाँ पे नाम दिए गए नहीं हैं। वैसे आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन के लिए समझा देता। ऑल एनिमल्स मतलब सारे एनिमल कैटेगराइज एज हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल यहाँ पे दिया गया, बट ह्यूमन बीइंग भी हेट्रोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। तो अगर आप हेट्रोट्रॉप में एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन बीइंग भी लिखते हो तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। जहाँ पे नहीं समझ आया वहाँ पे आप कमेंट करिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।